press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। कोरोना का असर क्या हुआ, जुल्फें भी अमिताभ बच्चन हो गई, इसलिए बालों को बांधकर बात कहनी पड़ रही है। बीते हफ्ते पीटीआई और प्रसार भारती में ठन गई। वैसे तो प्रसार भारती लंबे समय से ठाने हुए है। हुआ यूं कि भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के बीच 25 जून को पीटीआई ने भारत में चीनी राजदूत सुन वीडोंग का एक इंटरव्यू प्रकाशित किया। चीनी दूतावास ने इस पूरे इंटरव्यू से सिर्फ 3 मनचाहे सवाल उठाकर अपनी वेबसाइट पर लगा दिया। इससे ऐसा लगा कि पीटीआई ने चीनी प्रोपेगेंडा को एक मंच दे दिया है। बाद में पीटीआई ने इस पर एक बयान जारी किया कि चीनी दूतावास ने जानबूझकर सिर्फ एक हिस्सा उठाया, जबकि इंटरव्यू के बाकी हिस्से में चीनी राजदूत से कई कड़े सवाल पूछे गए थे। लेकिन तब तक सोशल मीडिया के खलिहर कर्मवीरों ने अंगड़ाई ले ली थी और पीटीआई पर हमला शुरू हो चुका था। इसके अगले दिन पीटीआई ने एक और इंटरव्यू किया चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री का। इस इंटरव्यू में मिस्री ने कहा कि चीन द्वारा बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने के कई दुष्परिणाम होंगे। चीन को पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधियां रोकनी होंगी। मिस्री का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को कटघरे में खड़ा करता है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले अपने बहुचर्चित विवादित बयान में क्या कहा था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो इन दो घटनाओं की आड़ में सोशल मीडिया के गदाधारियों के साथ ही प्रसार भारती की भुजाएं भी पीटीआई से दो दो हाथ करने को फड़कने लगी। आनन फानन में प्रसार भारती न्यूज सर्विस के प्रमुख समीर कुमार ने पीटीआई को एक पत्र लिखकर कहा कि उसकी कवरेज भारत की सीमाई संप्रभुता के साथ समझौता करने वाला और राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाने वाला है। लिहाजा प्रसार भारती पीटीआई की सेवाएं समाप्त करने पर विचार कर रहा है। पीटीआई देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी है। इसकी स्थापना देश की आज़ादी के महज 12 दिनों बाद यानी 27 अगस्त 1947 को हुई थी। पीटीआई की संरचना और संकल्पना को समझना बहुत ज़रूरी है। यह सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर एक कंपनी है। इसका अर्थ होता है कि यह नॉन प्रॉफिट यानी किसी तरह का मुनाफा नहीं कमा सकती। इस लिहाज से यह अपने आप में पूरी तरह से स्वायत्त यानी ऑटोनोमस बॉडी है। देश भर के 99 प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इसके कुल 5,416 शेयरों के हिस्सेदार हैं। इन शेयरों को कोई भी बेच या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। पीटीआई बोर्ड में कुल 16 सदस्य होते हैं। इसका चेयरमैन हर साल बदल जाता है। मौजूदा समय में पंजाब केसरी समूह के सीईओ और एडिटर इन चीफ विजय चोपड़ा इसके चेयरमैन हैं। तमाम मीडिया संगठनों और पत्रकारों ने प्रसार भारती की इस धमकी को सरकार की ओर से पीटीआई की बांह मरोड़ने की कोशिश बताया है। शुरुआत में मैंने जो जिक्र किया कि प्रसार भारती लंबे समय से ठाने हुए है, उसे भी यहाँ पर समझ लेते हैं। प्रसार भारती देश के तमाम मीडिया संस्थानों की तरह ही पीटीआई की सेवाओं का एक ग्राहक है। यह सालाना पीटीआई को 9.5 करोड़ रुपए बतौर सब्सक्रिप्शन फीस अदा करता है। पूर्व में कई बार प्रसार भारती इस कीमत को नए सिरे से तय करने की बात करता रहा है। प्रसार भारती का कहना है कि उसकी सालाना सब्सक्रिप्शन फीस 7 से 7.5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। बहरहाल यह बात अभी अटकी हुई है। लगे हाथ प्रसार भारती की संरचना और संकल्पना को भी समझ लीजिए। इसकी संकल्पना भारत में बीबीसी की तर्ज पर एक स्वायत्त मीडिया संस्था खड़ी करने के लिए हुई थी। आपातकाल में मीडिया की पक्षपात पूर्ण भूमिका को देखते हुए पहली बार देश में ऐसी संस्था की जरूरत महसूस हुई थी। 1990-91 में जब देश में वीपी सिंह के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट की सरकार बनी, तब पहली बार प्रसार भारती बिल संसद में पास हुआ, लेकिन यह उस समय लागू नहीं हो सका। बाद में 1996-97 में जब फिर से संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, तब जाकर प्रसार भारती बिल लागू हुआ। दूरदर्शन और आकाशवाणी इसके तहत आ गए, लेकिन स्वायत्तता की जो कल्पना की गई थी वह कभी इसके आसपास भी फटक नहीं सकी। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। यानी जब जिसकी सरकार रही तब प्रसार भारती उसकी बोली बोलता रहा।
मौजूदा हालात यह है कि प्रसार भारती के 6 अंशकालिक सदस्यों में 5 पद खाली हैं। सिर्फ 1 पदेन सदस्य हैं, फिल्म अभिनेत्री काजोल। इसके अलावा चेयरमैन का पद भी फरवरी में ए सूर्यप्रकाश के जाने के बाद से खाली पड़ा है। चर्चा है कि 2 वरिष्ठ पत्रकारों के बीच इस पद को लेकर धींगामुश्ती चल रही है। स्वायत्तता की जो कल्पना प्रसार भारती के लिए की गई थी वो फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आती है। चूंकि इसकी स्थापना का आधार बीबीसी था, तो हम बीबीसी का ही एक उदाहरण यहाँ रखकर अपनी बात को समाप्त करते हैं, ताकि अगली बार प्रसार भारती पीटीआई की बाह मरोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचे। 1982 में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच हुए फॉकलैंड युद्ध के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने बीबीसी की कवरेज को देश विरोधी करार दिया था। तब बीबीसी रेडियो के चेयरमैन रिचर्ड फ्रांसिस ने उन्हें जवाब दिया था, विधवाएं सीमा के इस पार हों या उस पार हों, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। यह होती है एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर की स्वायत्तता। प्रसार भारती को इस लिहाज से अभी लंबी यात्रा तय करनी है। तमिलनाडु के तुतिकुड़ी में बीते दिनों दिल दहलाने वाली एक घटना हुई। वहां के निवासी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई। जयराज के ऊपर पुलिस ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान तय समय सीमा के बाद भी अपनी दुकान को खोल रखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस वालों ने दोनों के घुटने तोड़ दिए, उनके शरीर के निजी अंगों में स्टील रॉड्स डाला, जिससे उसमें गहरे घाव हो गए। इतनी बुरी हालत के बावजूद सरकारी डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में दोनों को गिरफ्तारी के लिए फिट घोषित किया। मजिस्ट्रेट ने दोनों को जख्मी हालत में भी कस्टडी में रखने का आदेश दिया और जेल के अधिकारियों ने खून बहते जख्मों के बावजूद उन्हें जेल में डाल दिया। यह शुक्रवार 19 जून की घटना है। इस घटना का पुलिसिया वर्जन भी बेहद अजीब है। पुलिस का कहना है कि दोनों बाप बेटे ने दुकान बंद करने के आदेश को अनसुना किया और पुलिस को गालियां और जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, पुलिस ने दोनों पर जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कहा गया है कि दोनों ज़मीन पर लौटने लगे, जिससे उन्हें इंटरनल इंजरी हो गई। ये वही पुलिस है जो अपने मुंह से ठाए ठाए की आवाज़ निकालकर अपराधियों को भगा देती है। हिंदी पट्टी का मीडिया और खबरिया चैनलों में हमेशा की तरह इतने गंभीर मामले पर भी किसी तरह की बेचैनी या चिंता देखने को नहीं मिली। उत्तर भारत के 5-6 राज्यों को ही समूचा हिंदुस्तान मानने वाला हिंदी मीडिया सुदूर दक्षिण से आई इस दर्दनाक खबर पर शांत चित्त बना रहा। ज़्यादातर खबरिया चैनलों के यूट्यूब चैनल पर जयराज और बेनिक्स के नाम पर हमें कुछ खास नहीं मिला। बड़ी खोजबीन के बाद हमें एक जगह यह खबर मिली, और मिली तो कैसे मिली। एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो इससे पहले, ध्यान से सुनो, जो इससे पहले किसी भी हिंदी न्यूज चैनल ने आप तक नहीं पहुंचाई। घटना है तमिलनाडु के थूथुकुडी के सथनकुलम की, जहां पर पुलिस हिरासत में पिता और पुत्र की मौत हो जाती है, लेकिन उत्तर भारत में इस घटना का जिक्र तक नहीं किया जाता। खबर को खबर की तरह दिखाने या उसकी अमानवीयता पर बात करने की बजाय इन मोहतरमा ने इसे बॉक्सिंग का मैच बना दिया। मोमबत्ती गैंग, सवाल गैंग, हत्या पर हल्ला करने वाला गैंग, ऐसे ऐसे भयानक व्यंजना लक्षणा के प्रयोगों के बीच मोहतरमा ने अपनी भूमिका पत्रकार से बदलकर किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की बना ली थी। लेकिन वो राजनीतिक दल कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे, या कहाँ उन तक आवाज नहीं जा रही थी जहाँ पर बेनिक्स की चीखें नहीं पहुंची, जहाँ पर बेनिक्स और उनके पिता की ये मौत की झकझोरने वाली खबर नहीं पहुंची। वो मोमबत्ती गैंग जो है कहाँ सोया हुआ है अभी? सवाल गैंग कहाँ है? देश खतरे में नहीं, आज लोकतंत्र खतरे में नहीं, हिंदुस्तान खतरे में नहीं। खबरिया चैनलों के घोघा बसंतों का यह एक पैटर्न बन चुका है। इन्होंने चैनल नहीं, मानो किसी राजनीतिक दल का एक्सटेंशन सेंटर खोल रखा है। इन्होंने तमिलनाडु पुलिस की बर्बरता की आड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस की तमाम नाकामियों पर गोबर लीपना शुरू कर दिया। तुम्हारी इस कुटिलता से उत्तर प्रदेश पुलिस या सरकार की नाकामियां क्या नाकामियां न रहेंगी? इसी से मिलता जुलता एक और शानदार मुजाहिरा दीपक चौरसिया ने किया। ऐसा पिछली बार कब हुआ कि महंगाई और पेट्रोलियम की कीमतों के विरोध को ही गलत मान लिया जाए? स्वयं मीडिया के धुरंधर ही इस विरोध के खेल में सरकार की तरफ से बल्ला भाजने लगे। सरकार का झुंझुना बजाने की गरज में इन महोदय ने अपने आंखों की शर्म भी गंवा दी है। आपको एड्रेस करते हुए एक वीडियो दिखा रहा हूँ। आपने बहुत सारे सवाल उठाए इस बहस के अंदर, आपको एड्रेस करते हुए एक छोटी सी बच्ची का वीडियो दिखा रहा हूँ। आप इसका जवाब देंगे, सुन लीजिए इस वीडियो को। पेट्रोल 30 रुपए का पेट्रोल सरकार 77 में क्यों बेचती है? ऐसा पूछने वाले एक बार ये भी तो पूछे कि 16 में गेहूं खरीद कर सरकार 2 रुपए में क्यों बेचती है? 50 का केरोसिन 15 में
है। 3 करोड़ गैस चूल्हे मुफ्त क्यों बांटती है, ये भी तो पूछो। गुजरात के मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्र के पिता हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू सबके चाचा हो सकते हैं, मायावती सबकी बहन जी हो सकती है, ममता सबकी दीदी हो सकती है, जयललिता सबकी अम्मा हो सकती है, सोनिया गांधी देश की बहू हो सकती है, केवल नरेंद्र मोदी इस देश का बेटा क्यों नहीं हो सकता? इतनी नफरत क्यों है भाई? दिक्कत ये नहीं कि दाल महंगी हो गई है, दिक्कत ये है कि किसी की गल नहीं रही है। अव्वल तो महंगाई या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का बचाव करना आपका नहीं बल्कि सरकार का काम है। ऊपर से एक अबोध बच्ची का वायरल वीडियो उठाकर सरकार के फैसलों का बचाव करना निपट अवसरवादिता है। पिछला हफ्ता खबरिया चैनलों पर सार्वजनिक शिष्टाचार की मौत सप्ताह के रूप में जोश खरोश से मनाया गया। इस दौरान भाषा और मर्यादा की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कार्यक्रम के समापन के पश्चात इन तमाम महानुभावों को एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ का दर्जा देकर सम्मानित किया गया। करो एफआईआर। और क्या नाम है उनके? अरे जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है छत्तीसगढ़ में, जो चमचागिरी करता है सोनिया गांधी के छत्तीसगढ़ वाला, बघेल। ओ सुनो बघेल, एक एफआईआर इस बात पर भी कर दो कि मैंने ये कहा कि क्या आप कभी इटली की सेना के बारे में ऐसे बोलते हैं? विवेक जिनपिंग जी तब तक खुश नहीं होंगे जब तक शी जिनपिंग के साथ जाके बीजिंग में ये नूडल्स न खा ले, और जब तक शी जिनपिंग को गले लगा के ये न कह दे कि वेल डन विवेक, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे ऐसे पिघलक्खों, तुम्हारे ऐसे कुत्तों को मैं बहुत देखा हूँ, चाइनीज कुत्ते। मैं जवाब नीच आदमी, बदतमीज वाहियात, मेरे के साथ फौज में झगड़ी मारी थी। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने आपको बाबा की बोटी और बनाना रिपब्लिक की कहानी सुनाई थी। खैर, बाबा अब बोटी के दावे से पीछे लौट चुके हैं, लेकिन उन्हें इतना पता है कि उनका कोई रोवां भी टेढ़ा नहीं कर सकता। सुनिए बाबा की यह अश्लील हंसी, तब आपको एहसास होगा कि नियम कानूनों से ऊपर उठ जाने का क्या मतलब होता है। वाटर योग करते करते उन विरोधियों पर भी ठंडा पानी डालेंगे जो गर्म पानी पी पी करके मुझे कोस रहे थे। आज उनको भी ठंडक देंगे, श्वासारी देके, कोरोनिल दे करके। प्रधानमंत्री लाख कहते रहे कि भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। लेकिन बाबा इतने बड़े पाखंड के बाद भी निर्विघ्न हैं, निर्द्वंद्व हैं। एंकराओं की तो बात ही क्या करनी। आपने देख ही लिया होगा कैसे दांत चियार कर अहो अहो किए जा रहे हैं। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrant workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट से है। यह उन फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स महिलाओं की कहानी है जो अपने कामकाज के दौरान पैदा होने वाली शारीरिक दुश्वारियों से जूझते हुए अपना काम कर रही हैं। ये महिला डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की कहानी है। जंग के मैदान में खून बहा के आई है, बेसिकली उन्होंने मजाक किया। I realized that I had stained my scrubs. It has always been this painful, messy, chaotic affair, and add to that mix PPE, then that's a whole new animal. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये लगती है कि मीडिया खबरें कम दिखाता है, विज्ञापन ज़्यादा दिखाता है, या खबरों के बीच में विज्ञापन छुपा के दिखाता है? ये असल में इस पूरे इकोसिस्टम की एक समस्या है, क्योंकि वहाँ पर पैसा कहीं और से आ रहा है, उसका जो रेवेन्यू है कहीं और से आ रहा है, और ख़बरें कोई और तय कर रहा है। इसकी वजह से खबरों के साथ समझौता किया जाता है। बहुत सारी खबरें जो ज़रूरी होती हैं वो आप तक नहीं पहुँचती है। इसके लिए ज़रूरी है आज की तारीख में, जब इतना बड़ा मीडिया का एक सिस्टम है जिसमें कि कई सारे लोगों के क्रॉस होल्डिंग है, कई सारे लोगों के उसमें छुपे हुए हित हैं, तब एक ऐसा मीडिया आप खड़ा करें जो कि केवल और केवल अपने उन लोगों से चलता हो जो उसको कंज्यूम करते हैं। एक तरह का ये ग्राहक का और दुकानदार का जो रिश्ता होता है, इस तरह का रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। आप खबरों के खर्चे को खुद उठाएं ताकि
बाकी जो दूसरे लोग हैं जो छुपे तरीके से खबरों को प्रभावित करते हैं वो इस खेल से बाहर हो जाएं। इसका जिम्मा आपके ऊपर है। बहुत आसानी से आप यह काम कर सकते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे संस्थान हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनको आप अपना योगदान दे सकते हैं और इस तरह से एक ऐसा मीडिया खड़ा करने में अपना योगदान दे सकते हैं जो कि विज्ञापन के दबाव से, सरकारों के दबाव से, कॉरपोरेशन के दबाव से मुक्त रहकर आपकी बात करे, सही खबरों की बात करे।